हेलो एवरीवन। ये एक आर्टिकल आया था आज राज्यसभा को लेकर के। वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट जी ने लिखा हुआ है। तो राज्यसभा का मैंने स्टैटिक पोर्शन कवर कर दिया था, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाकर। इसे देखने से पहले आप वो देख लीजिएगा क्योंकि इसके एंड में क्विज होगा। और राज्यसभा का मैंने वहाँ पे पावर्स, प्रोसीजर्स, काफी कुछ डिस्कस किया है। बहुत शॉर्ट में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और तब आपको ये आर्टिकल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इस आर्टिकल को भी डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए आज सुबह ही नहीं डाला था इस आर्टिकल को। तो आर्टिकल जो है वो है कि द नीड फॉर अ सेकंड चैम्बर। तो इसमें ये, एक मिनट पेन खोल लेता हूँ। तो इसमें ये कह रहा है कि जो प्रपोजल है राज्यसभा का एज अ सेकंड चैम्बर, उसके लिए बहुत ज्यादा इजी नहीं था यहाँ तक सेल होकर के आना। तो राज्यसभा का ये बात कर रहा है कि जो पहला सीटिंग हुई थी वो 1952 में हुई थी, 13 मई में। और जो प्रपोजल है बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर का फॉर द कंट्री, वो बहुत डिस्कस किया गया था। उसके बहुत ज्यादा लोग प्रोपोनेंट्स भी थे और अपोनेंट्स भी थे। तो अभी आगे आर्टिकल में देखेंगे कि कुछ लोग दिए गए हैं जो इनके प्रोपोनेंट थे और कुछ लोग दिए गए हैं वो अपोनेंट थे। तो उनके व्यूज देख लेंगे कि उनका क्या पर्पस था कि वो लोग ऐसा कह रहे थे। तो ऑलमोस्ट देखिए तब से 68 ईयर्स हो गए कंप्लीट इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को। आप वो एक आर्टिकल वाला देख लीजिएगा जाकर के, जो मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। उसके बाद देखिए ये जो कॉन्सेप्ट था सेंट्रल लेजिस्लेचर का, वो कब आया था? वो आया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था। और ये जो बाइकैमरल था विद लेजिस्लेचर center of state that was comprising of 60 members and a legislative assembly that was comprising of 145 members. Okay, so what is the meaning of bicameral? Basically bicameral का मतलब बेसिकली क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू, और कैमरल जो होता है उसका मतलब होता है हाउस। तो दो हाउस है, ये लोअर हाउस और अपर हाउस। जो लोअर हाउस है वो है लोकसभा और अपर हाउस है वो राज्यसभा। तो जो मेंबरशिप एंड वोटिंग नॉर्म्स जो थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए, वो इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे इसमें कि वो ना ही वोट कर सकते थे, इस तरीके से कुछ चीजें नहीं कर सकते थे कुछ भी, बस वहां पर जा ही सकते थे ऑलमोस्ट। जो और जो कौन लोग थे उन लोग में, वो वेल्दी थे, लैंड ओनर्स थे, मर्चेंट्स थे, और जो लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस जिनके पास था वो लोग हुआ करते थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया, उसमें कुछ एलिबोरेट हुआ, कुछ इम्प्रूव वर्जन आया, पर कुछ ज्यादा चीजें मटेरियलाइज नहीं हुई उसमें, चीजें वैसी ही रह गई। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी 1947 में और 1952 तक वो लॉ बनाती रही, वो प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करती रही। फिर 1952 में पहली बार ये राज्यसभा आई थी। तो बाई कैमरलिज्म मैंने आपको बताया कि एक प्रिंसिपल है दैट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ टू डिफरेंट। अब देखिए जो राज्यसभा है उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, तो वहां पर स्टेट्स के मेंबर्स जाते हैं। अब आप उसमें वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि कैसे वहां पर मेंबर्स आते हैं, वहां पर मैंने बताया हुआ है राज्यसभा में कैसे इलेक्ट होते हैं। फिर जो प्रिंसिपल है ये बाइकैमरलिज्म का, ये 1787 में एडॉप्शन हुआ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। फेडरलिज्म और बाइकैमरलिज्म दोनों एक दूसरे से लिंक है बेसिकली। देखिए कैसे लिंक है, बाइकैमरलिज्म में दो हाउस होंगे, ठीक है, और फेडरलिज्म बेसिकली अगर क्या है समझे इसको, तो जो नेशन है पूरा और सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट अगर पावर को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट भी पावर को सब शेयर कर रहे हैं, तो एक फेडरल नेचर आपस में स्टैब्लिश हो रहा है सब में, इसको फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इसमें इसमें अब ये जो मॉडर्न फेडरलिज्म है ये डिफरेंट है एकदम, ये पूरा डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ज्योग्राफी, रीजन, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सब में, ठीक है। फिर देखिए आगे इसमें फेडरलिस्ट हैं, इन्होंने फेमस ऐसे लिखा था जेम्स मेडिसन ने, इन्होंने यहाँ पर भी फेडरलिज्म के बारे में, सेकंड चैम्बर के बारे में बात की है। फिर ये लिखा है देखिए, सेकंड चैम्बर एनेबल्स अ सेकंड एंड रिफ्लेक्सिव एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ओपिनियन, ठीक है। फिर उसके बाद मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू बहुत फेमस फ्रेंच फिलोसोफर है, इन्होंने बोला कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है बीइंग कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट में है, तो वो एक दूसरे के ऊपर चेक रखती है प्रिविलेज के ऊपर कि कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा है।
बराबर से। इसी तरह ये वॉल्टर है, इन्होंने भी ये बोला कि द रिटार्डिंग चैम्बर विल इम्पीड द माइनर इंस्टेंसेस ऑफ पार्लियामेंट्री टायरेनी दो इट विल नॉट प्रिवेंट और रियली इम्पीड रिवोल्यूशन। फिर उसके बाद देखिए मैंने आपको ये पीछे बता दिया कि फेडरलिज्म और बाइकैमरलिज्म कैसे रिलेटेड है। Because the federal character of nation comprising constitute units can be reflected in and secured by bicameralism। बाइकैमरलिज्म से कैसे, उसमें दोनों हाउस होंगे, लोअर हाउस अपर हाउस, और जो अपर हाउस एल्डर्स हाउस होगा उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो स्टेट से चुन के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो उनका जो अपर लोअर हाउस होगा जो लोकसभा है वो लॉ इम्पोज नहीं कर पाएगा, वहां पे भी डिस्कस होंगी चीजें राज्यसभा में भी, जब दोनों से पास हो जाएगा तब वो लॉ बनेगा। बाकी कुछ ऐसे लॉज हैं उनपे थोड़ा सा एक आध लॉ है जो इस पे पावर लोअर हाउस की ज्यादा है, उसको देख लेंगे बाद में, लेकिन एक मोटा मोटा यही आइडिया है कि दोनों हाउस से होकर ही जाके कोई लॉ बनेगा। अब ये ओपिनियंस दिए गए, डिबेट्स हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें ये ओपिनियंस वगैरह दिए गए कि ये मोहम्मद ताहिर हैं, इन्होंने बोला अपर हाउस जो है वो जरूरी नहीं है, नॉट एसेंशियल। और फिर प्रोफेसर सिबन लाल सक्सेना है, इन्होंने बोला कि ये केवल एक तरीके से ब्लॉग है प्रोग्रेस के व्हील में नेशन में कि लॉ बन रहा है और लोग रोक रहे हैं उसको, बनने नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रोग्रेस को ग्रोथ को रोकेगा। तो जो लिखा है द नीड ऑफ द आवर वाज क्विक लॉ मेकिंग, और जो नीड ऑफ द आवर इस टाइम पे वो जल्दी जल्दी लॉ बनाना था। लेकिन जल्दी लॉ बनाने में देखिए एक दिक्कत ये है कि आप कैसे भी डिसीजन ले सकते हो और कोई चेक नहीं कर पाएगा, तो उससे हो सकता है कि लॉज में कुछ डिस्क्रिपेंसीज वगैरह रह सकती हैं, प्रॉपरली अगर डिस्कस नहीं होगा। लोकनाथ मिश्रा है, देखिए इन्होंने अपोज किया था कि इक्वल पावर लॉ मेकिंग नहीं देनी चाहिए लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों को। फिर जो प्रोपोनेंट्स थे, शुरू में स्टार्टिंग में प्रोपोनेंट्स अपोनेंट्स दोनों ही डिस्कस किए थे। जो प्रोपोनेंट्स थे जैसे कि नजरुद्दीन अहमद, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये एक एलिमेंट ऑफ सोबराइटी है ये, और सेकंड थॉट देता है हम लोगों को लैंडिंग वाइज को, जिससे कि चीजें जो हैं वो और बेटर हो सकती हैं अगर ओपिनियंस ज्यादा होंगे लोगों के। फिर ये एंगर है, इन्होंने बोला कि जो सेकंड चैम्बर है वो एनेबल करेगा जो जीनियस पीपल होंगे वहां पर have to play a full beside checking hasty legislation। hasty legislations को चेक कर सकता है, ये मैंने बताया ही आपको अभी। फिर उन्होंने बोला कि टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर द सेकंड चैम्बर रिप्लाइंग टू द डिबेट ऑन द मोशन he argued that the most that we expect the second chamber to do is perhaps to hold dignified debates। देखिए क्या करना है वहां पे, डिबेट्स इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हो, ये सब चीजें हो, और जो लेजिस्लेशन जो है उसमें थोड़ा सा डिले हो, विच ये डिले हो जो कि आउट ऑफ पैशन मोमेंट में जबरदस्ती बना दिया गया हो, अंटिल दी पैशन है सबडाइडेड, जब तक पैशन ये है जो काम ना हो जाए कंसिडरेशन के लिए चीजों को, और जो मेजर्स हो वो प्रॉपर तरीके से लिए जा सके लेजिस्लेचर के आगे। फिर ये ध्यान रखिए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो फर्स्ट चेयरमैन थे राज्यसभा के, और यहाँ पे भी देखिए वही जेम्स मेडिसन ने अपने में भी ऐसे में यही लिखा है कि फिकलनेस एंड पैशन इस तरीके से अवॉइड करने के लिए चीजों को। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि द मैंडेट ऑफ द राज्यसभा एज कैन बी ग्लीन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर पार्लियामेंट्स is legislation to revise or delay legislation without proving a clog in the wheel of the progress, to represent interest of the state as a federal chamber and be a deliberative body holding high quality debates on important issues। अब इसके बाद इसमें और बताया गया है कि जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी 1952 में हुई थी और कैसे आगे चीजें बदली और इवॉल्व हुई उसको आज डिस्कस नहीं किया है, ये कल द हिंदू में आएगा, तो ये वाला पार्ट हम लोग कल देख लेंगे। तो और इसके बेसिक्स आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और एक क्विज है, ये देखिए एक क्विज है, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा और वो वीडियो देख लीजिएगा जो राज्यसभा पे डाला हुआ है मैंने, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूं मैं, पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में इसको कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और आगे और भी एडिटोरियल्स क्विज के साथ आएंगे। और स्टैटिक जीके भी में भी हिस्ट्री
कि एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री आएंगी और स्टैटिक एग्जाम बेस्ड एकदम। उसके अलावा ज्योग्राफी का भी, इंडियन ज्योग्राफी इसमें डालूंगा उस दिन में प्लेलिस्ट। बाकी करंट अफेयर आज मई का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। 3 पार्ट में करंट अफेयर दूंगा, बहुत कंसाइज करके, केवल इंपॉर्टेंट टॉप 50 या टॉप 100 करंट अफेयर रहेंगी और 15-20 मिनट्स में रहेंगी, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और उसके बाहर से कुछ आएगा नहीं, आपको मोस्टली उसी से ही सब मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।